हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीईटी के लिए मैं क्लास 12 की फिजिक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सीईटी सेल में इसका वेटेज जो दिया गया है वो 2 मार्क का दिया गया है। ठीक है, जो अभी मॉक टेस्ट हुआ था उसमें 2 मार्क का दिया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले वीडियो में ना मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, और एक और वीडियो इसकी आएगी जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिलहाल हम लोग सारे कंसेप्ट करने का ट्राई करते हैं और फिनिश करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो जो इसमें पहला चीज है, आपको आइडियल फ्लूइड का वहां पे ना कैरेक्टरिस्टिक दिया है, आपके स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक में दिया है। आप उसको रीड कर लेना कि नॉन विस्कस और ऐसा ऐसा होता है, वो सब रीड कर लेना। ज्यादा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। और एक प्रेशर का इक्वेशन उसमें था P = H ρ G। ठीक है, तो एक चीज आप याद रख लेना, प्रेशर का डेफिनेशन जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर का यूनिट जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, वो चीज याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट हम आ जाते हैं फिर पास्कल्स लॉ पे। एप्लीकेशन इसके नहीं पढ़ने, लेकिन पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रख लो। क्या पता स्टेटमेंट ही आ जाए और पूछे कौन सा लॉ है क्या ऐसा। तो पास्कल लॉ में क्या है, इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब 3 पिस्टन याद है, 4 पिस्टन और 3 पिस्टन था आपके टेक्स्ट बुक में का जो येलो बॉक्स में है। एक में A/2 एरिया है, एक में A एरिया है, एक में 2A एरिया है। तो फोर्स भी क्या हो जाता है F/2 F और 2F है ना, याद आ रहा है। उसमें से कहीं भी प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज, एक पिस्टन का किसी को हमने प्रेस कर दिया तो प्रेशर हम अंदर लगा रहे, तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा इस पिस्टन के अंदर आने से बाकी तीनों पिस्टन में क्या हो जाएगा, वो इक्वली सभी तरह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो वही है, at particular point then the change pressure is transmitted to the entire liquid without affecting its magnitude। तो वो प्रेशर क्या होगा, विदाउट अफेक्टिंग इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को सारे जगह पे इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। यही पास्कल का लॉ है। तो पास्कल के लॉ से हमने क्या देखा था कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो ऐसे अलग अलग के लिए देखा, याद है हमने किया था टेक्स्ट बुक में F/2, तो ये भी A/2, ये 2F तो ये भी 2A, ऐसा था। ठीक है, तो ताकि एंड रिजल्ट क्या आता था, सारे प्रेशर क्या होते थे, इक्वल होते थे। अब न्यूमेरिकली आपको क्या याद रखना है कि F2/F1 = A2/A1, F2/F1 = A2/A1। एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि जो प्रेशर होता है वो एरिया के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर आएगा आपको तो ये ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स है। ठीक है, यहां तक समझा। F2/F1 = A2/A1, ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखो फॉर्मूला का। ठीक है, अगला जो आता है फ्लो कैसे होता है, फ्लूइड का नेचर फ्लो कैसे होता है। तो 2 तरह से फ्लो होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वहां पे सारे लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे के कैसे चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, नाइदर ये इंटरसेक्ट भी नहीं करता। एक नॉर्मल नल से पानी आ रहा है और एकदम मैंने नल को ना पूरी तरफ ओपन नहीं रखा है, बस थोड़ा सा ओपन रखा है, तो कैसे स्मूथ लाइन फ्लो जाता है ना। या पाइप से पानी जाता है जब आपके बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो पानी कैसा होता है, पाइप के थ्रू स्ट्रीम लाइन में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टैप एकदम ही ओपन कर दो तो वो चेंज किस में हो जाता है, अपनी क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस कर जाता है और वो एक बहुत ही फोर्स से वो बहने लगता है। तो वो जो फोर्स क्रिएट हो जाता है आफ्टर क्रिटिकल वेलोसिटी होता है या क्रिटिकल पॉइंट। तो आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है, जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो में। ठीक है, इसके लिए रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया था जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल अपना याद रखो इतना कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो रेगुलर स्मूथ फ्लो जाता है और ये पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो देखो यहाँ पे वही है। फिर जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जैसे कि when velocity of liquid exceeds more than critical limiting value, जिसको हम critical point, certain limiting value, जिसको हम critical point भी बोलते हैं, become zigzag, तो this flow is called as turbulent flow। अभी इसी को देने के लिए रेनॉल्ड ने एक नंबर बताया था, उसका फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर का ρVd/η, जहां पे रो क्या है, डेंसिटी है, v आपका वेलोसिटी है, d डायमीटर है, ईटा आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहां से एक और चीज है जो रेनॉल्ड्स नंबर, वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th में आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, तो सीटी में भी ऐसा आएगा। तो देखो अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन क्या है 2000, तो फ्लो कैसा होता है, लैमिनर होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। 2000 से अगर कम है रेनॉल्ड्स नंबर, अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो या तो ये अनस्टेडी होता है, या तो मतलब स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। अगर 2000 से ज्यादा है तब ये क्या हो जाएगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना चाहिए आपके सीईटी एग्जाम के लिए। कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, सॉल्व करके आपको उसका आंसर आ जाएगा, फिर आप जो आंसर आएगा तो पूछा जाएगा वहां पे फ्लो कैसा है, अनस्टेडी है, स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंट है।
तो आपको नंबर के हिसाब से बताना है कि नंबर 2000 से 3000 के बीच में रहेगा तो आप आंसर क्या टिक करोगे, अनस्टेडी। अगर 2000 से कम है तो क्या टिक करोगे, स्ट्रीमलाइन। अगर 3000 है या उससे ज्यादा है तो आप क्या टिक करोगे, टर्ब्यूलेंट फ्लो। आई बात समझ में? तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, एरिया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लो इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो उसको हम बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज P by V भी बोल सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है, mgh, तो पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो उसको हम लोग ऐसे ही डेंसिटी रो gh। आगे हाफ v स्क्वायर, मतलब क्या, ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनका हमेशा सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा बर्नौलीज ने बताया था। हमने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो देखे ना बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट के, बलून को फ्लो करते हैं तो ऐसे जाता है तो प्रेशर इक्वी रहता है, तो इक्वी तरह वो मेंटेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा उसको यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं, प्रेशर इक्वल प्रेशर क्रिएट करके। तो प्रेशर कौन से फॉर्म में होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों चारों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है विस्कोसिटी। अगर हम सॉलिड पढ़ रहे तो सॉलिड में वहां पे आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फ्रिक्शन, जिसके आपने टाइप भी देखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो वैसे ही फ्लूइड में होता है, अगर फ्लूइड बॉडी रजिस्ट कर रही है, लेयर बना रही है, उनके लेयर के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हाँ, या जिस बीकर में जिसमें भी रख दिया, हनी को मैंने बीकर में रख दिया, वाटर को मैंने बीकर में रख दिया, दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, तो पहले ज्यादा जल्दी नीचे कौन जाएगा, पानी जाएगा ना, क्योंकि पानी का विस्कोसिटी क्या है, कम है, उसका विस्कस फोर्स विद दैट बीकर के लेयर से क्या होगा, कम होगा, इसीलिए वो जल्दी नीचे जाए। लेकिन जो आपका हनी है वो क्या होगा, वो आपका एडजेसेंट लेयर के बीच में क्या करेगा, रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है। तो वो विस्कोसिटी फ्लूइड में प्रॉपर्टी पाई जाती है। सॉलिड में क्या पाई जाती है, फ्रिक्शन। अब इसी तरह है न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कस फोर्स। न्यूटन ने लॉ दिया था कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अ विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स इज गिवन बाय ईटा a dv by dx। ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ए क्या होता है, एरिया उस लेयर का, dv by dx क्या होता है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। व्हाट इज ग्रेडियंट, एनीथिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा यार, डी बाई डी एक्स, जहाँ पे ई क्या होता था आपका, डीवी बाई डी, आपका वी क्या होता था, पोटेंशियल होता था। वैसे यहाँ पे है डी वी बाई डी एक्स, जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, वहां पे वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, ठीक है। तो डीवी बाई डी एक्स। अब इस ईटा के बारे में और जानकारी आपको रखनी चाहिए ताकि आपके सीईटी एग्जाम में आपको काम दे। ईटा की जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। वाटर का जो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो 1.3 × 10⁻³ ये आपको याद रखना चाहिए। सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, द विस्कोसिटी फॉर वाटर इज दिस मच, ठीक है। अगला है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r जो कि फॉलिंग डाउन है, मूविंग वेलोसिटी v एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स गिवन बाय ईटा 6 पाई ईटा r, जहां पे 6 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, r मतलब रेडियस उस ड्रॉप का जो फ्लो हो रहा है ना, और v मतलब उसकी वेलोसिटी। स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, तो स्पेरिकल का रेडियस, ठीक है, मूविंग में वेलोसिटी एक्सपीरियंसेस क्या, कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो सर्टेन वेलोसिटी v से मूव हो रहा है, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस करता है, एक विस्कस फोर्स, और वो विस्कस फोर्स किससे दिया जाता है, 6 पाई ईटा r। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी की तरह है आगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी वही स्पेरिकल को, किसी स्पेरिकल मैंने बबल को या ड्रॉप को मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो जैसे ही वो लिक्विड मीडियम में आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद धीरे धीरे स्टडी होने लगी, पहले बहुत फास्ट जाएगा, बाद में धीरे धीरे स्टडी होने लगी। तो इसी बीच में दिया है which the spherical body move downward in a viscous liquid is called as terminal velocity। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जो ये ईटा, ये माइनस था ना, माइनस क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, रेट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। रो माइनस सिग्मा, रो क्या होता है, डेंसिटी होता है किसका, उस स्पीयर का, जो कि फॉल होने लगता है, उस लिक्विड में जाने वाला लगता है। सिग्मा क्या होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या होता है, ग्रेविटी। ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला याद रखो भाई, इसमें न्यूमेरिकल आता है। फिर सरफेस टेंशन, ये क्या कंसेप्ट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं। और क्या आगे, लाइन ड्रॉन ऑफ द लिक्विड सरफेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज बीइंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड टैंजेंशियल टू द सरफेस लाइन। सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है, बस फॉर्मूला याद रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। और एक चीज क्या याद रखनी है, अगर जैसे सोप है, सोप के लेयर कितने होते हैं, 2 लेयर होते हैं ना, कैसे, बाहर का एयर अंदर और सरफेस का क्या, लिक्विड, और फिर लिक्विड सरफेस का और अंदर का क्या, ये आपका गैस, तो एयर बोल सकते हो। तो ड्रॉप जो होता है ना, ड्रॉप में हमेशा कैसा होता है, ड्रॉप में अंदर क्या होता है, लिक्विड, बाहर कैसा होता है आपका एयर। लेकिन जो बबल होता है, बबल में बाहर एयर, फिर सरफेस लिक्विड का होता है, फिर अंदर वापस एयर। तो उसमें ड्रॉप के केसेस में कभी भी क्या होता है, एक लेयर होता है। जो भी आपका बबल होता है, इनके केस में कितना लेयर होता है, 2 लेयर। तो इसलिए यहाँ पे 2L आ जाएगा अगर बबल का क्वेश्चन आया तो, और अगर ड्रॉप का है तो क्या आएगा, सिर्फ L आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और अपॉन क्या लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इसलिए सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। और क्या याद रखना है, जो सरफेस टेंशन होती है आपकी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, इसका जो डायमेंशन है, तो मीटर के लिए ये क्या हो जाएगा आपका m1 L-2, m स्टैंड्स फॉर kg, और ये आपका L-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन का। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिखो आप। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सारे। ठीक है, अभी हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये आगे का देखते हैं हम लोग। इसमें ना इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है वो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ऐसा सॉलिड में भी होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये 2 टाइप के होते हैं, और ये सॉलिड में भी होता है, फ्लूइड में भी होता है। तो अभी इसमें फ्लूइड में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। जनरली ये टेंडेंसी होती है मर्क्यूरी की, क्योंकि मर्क्यूरी मॉलिक्यूल हमेशा मर्क्यूरी मॉलिक्यूल की तरफ ही रहना चाहता है। हमने बहुत बार देखा होगा ना, मर्क्यूरी को अगर स्कैटर करो तो कैसे सारे स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस इकट्ठा होने लगते हैं एक दूसरे के आसपास। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो सेम हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली मर्क्यूरी का केस होता है। फिर अधेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल मतलब जैसे वाटर का ग्लास के साथ है ना, वाटर का फिर एयर के साथ, तो ऐसा जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अधेसिव, जो कि वाटर में ज्यादा पाया जाए। वाटर का फोर्स ऑफ अधेशन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, फिर आता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसा रेंज, ऐसे पॉइंट जहां तक, ऐसी डिस्टेंस जहां तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो इफेक्टिव हो, तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेंज। देखो यहाँ पे लिखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अफेक्टिव, चाहे वो कोहेसिव हो या अधेसिव हो, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, जो फोर्सेस का टाइप होता है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। कितना शॉर्ट डिस्टेंस, 10⁻⁹ मीटर तक, किसमें, सॉलिड एंड लिक्विड में। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली ये शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। कितना डिस्टेंस होता है, 10⁻⁹ बेसिकली सॉलिड और लिक्विड। आगे है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म पता ना, कोई भी बीकर में हम पानी डाल दें तो जो ऊपर का लेयर होता है उसी को हम फिल्म बोलते हैं, जो क्रिएट होता है। तो लेयर ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। जैसे कि रेंज हो गया, देखो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, ऐसे 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 इमेजिनरी ऐसे क्या बना दिया है, सरफेस लेयर। तो इसकी ये जो फिल्म, जहाँ पे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे एक तरह से सरफेस फिल्म। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, इसको हम लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं। पता है ये डेरिवेशन आता था आपको 3 से 4 मार्क के लिए। तो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल क्या होगा, 2T/R, जहाँ पे P2 और P1 क्या होता है, P1 होता है प्रेशर ऑफ आउटसाइड और P2 क्या होता है प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप। वो दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 2T/R। T मतलब क्या होता है सरफेस टेंशन, R मतलब होता है रेडियस। और इसी तरह अगर सोप बबल में बोले, क्योंकि सोप बबल में जैसे मैंने पहले भी बताया 2 लेयर होते हैं भाई बबल में, तो इसलिए वो 4T/R हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली ड्रॉप हो तो 2T/R। अब ऐसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। तो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर वैसे ही है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो इंक्रीज विद एडिशन ऑफ हाईली सोल्यूबल NaCl
जिंक सल्फेट एक्सेट्रा, ऐसे अगर हाईली सोल्यूबल सोडियम क्लोराइड या जिंक सल्फेट ऐसे हम ऐड कर दें जो कि हाईली सोल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इम्प्योरिटी जैसे कि आप सोप सॉल्यूशन डाल रहे हो या डिटर्जेंट डाल दे रहे हो, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका आपने एक्टिविटी भी किया अपने क्लास 12 में, है ना। तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे चलते हैं, सरफेस एनर्जी है जहां से न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी चालू होता है। सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजिंग क्या, द सरफेस एरिया ऑफ अ सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर ऐसे बढ़ाने के लिए एरिया जितना वर्क डन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो dW/dA हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, जो सरफेस ये वर्क डन करा, यूनिट क्या होगा, dW क्या हो जाएगा, TdA हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल मीटर इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर। अब वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप, वो होगा A2 माइनस A1, जहां पे A2 और A1 क्या होता है, एरिया। लेकिन जो एरिया जो लिक्विड कैसा होता है, एक स्फीयर के जैसे होता है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो इसलिए A2 के लिए हो जाएगा 4πr², A1 के लिए हो जाएगा 4πr1²। दोनों में 4π कॉमन ही रहेगा, तो बचेगा क्या, r2² माइनस r1²। इसी तरह हम लोग सोप बबल के लिए क्या होगा, लेयर डबल हो जाएगा, तो इसलिए 4 का डबल क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 8πr2² माइनस r1², ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर है वर्क डन फॉर स्प्लिटिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में टीचर ने कराया होगा कि 1000 ड्रॉप एक सिंगल ड्रॉप में बन रहा है, या एक सिंगल ड्रॉप 1000 ड्रॉप में बन रहा है। ऐसा बड़ा ड्रॉप छोटे में हो रहा है, छोटे ड्रॉप का कन्वर्जन से बड़ा ड्रॉप बन रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, D डेल्टा E मतलब एनर्जी होता है, 4πr²T, T मतलब सरफेस टेंशन, N मतलब नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स है, ठीक है, जो कि बिगर से स्मॉलर भी हो सकता है, स्मॉलर से बिगर भी हो सकता है। आगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल लिक्विड वेट्स विद सरफेस ऑफ वेसल, देन लिक्विड अगर वेट कर रहा है सरफेस वेसल, देन थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, जो कि लेस देन 90 होता है। तो ये किसमें पाया जाता है, बेसिकली वाटर वाले में, ठीक है। और अगर लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे कि मर्क्यूरी है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90, या ऑब्ट्यूज भी बोल सकते हो। फैक्टर अगर ये इंक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर वैसे ही अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो कोई अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये इंक्रीज होता है और इम्प्योरिटी ऐड करने पे ये डिक्रीज होता है। फिर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज रहेगा, ऐड करेंगे तो भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब शेप ऑफ मेनिस्कस, तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे होता है, यही जो लिक्विड के लिए मतलब वाटर के लिए और मर्क्यूरी के लिए होता है ना, वाटर का अधेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो इसलिए वाटर का मेनिस्कस भी कैसा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, एक्यूट होता है। तो इसलिए वहां पे मेनिस्कस फॉर्म कैसा होता है, हमेशा कॉनकेव होता है। इसी तरह याद रखो, अगर मर्क्यूरी केस में देखा जाए तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए मर्क्यूरी वहां हमेशा मर्क्यूरी की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो इसलिए वहां पे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अधेसिव फोर्स। इसलिए उनका मेनिस्कस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, मर्क्यूरी केस में। ऐसे ही कैपिलरी राइज, ये फॉर्मूला आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा है, आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साथ इससे एक्सपेरिमेंट भी किया है। यहाँ तो आपने सरफेस टेंशन निकाला होगा या आप तो अपने हाइट निकाला होगा। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा बाय ROG। H मतलब हाइट ऑफ कैपिलरी और T मतलब सरफेस टेंशन, डेंसिटी, R मतलब रेडियस, G मतलब ग्रेविटी। तो अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो क्या होगा, cos थीटा भी पॉजिटिव, तो आपका हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगा और लिक्विड में क्या होगा, हमेशा राइज होगा। अगर आपका थीटा लेस देन 90 है तो मतलब ये ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिक्विड फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब, तो वहां पे लिक्विड का ड्रॉप होगा। याद रखो, अगर थीटा आपका 90 से ज्यादा है तो आपका ये 90 से ज्यादा है ना थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा आपका 90 से क्या है, कम है, तो हमेशा cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव, और हाइट भी क्या होगी, नेगेटिव। अगर न्यूमेरिकल के लिए देखा जाए तो ऐसे बहुत बार आ गया है और आपके स्टेट बोर्ड में भी आया है, H1R1 = H2R2, जहाँ पे आपको एक में राइज हाइट दिया होता था और रेडियस दिया होता था, दूसरे कैपिलरी ट्यूब का आपका रेडियस दिया होता था, पूछा था हाइट कितना, तो उसके लिए ये होता है। फिर रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब,
रेट ऑफ वॉल्यूम, तो उसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये आपके सीईटी का, ये आपके स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सीईटी जेई और नीट के लिए होता है, तो अच्छे से याद रखो। पाई आपका वर्क कांस्टेंट ही है, पी प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस एक एंड से लेके दूसरे एंड के ट्यूब तक के, और आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, और एन आई का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। और कैपिलरी भी क्या होता है, फिनोमिनल राइज और डिक्रीज ऑफ अ हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम, जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वो स्पंज वगैरह होता है ना, पानी को खींच लेता है, या प्लांट्स को पानी कैसे मिलते हैं, राइज ऑफ कैपिलरी के लिए वजह से ही मिलता है। फिर दूसरा जो आपकी खेती होती है, खेतों में हल चलाया जाता है, हल क्यों चलाना पड़ता है, ताकि वो कैपिलरी ट्यूब क्या हो, नष्ट हो जाए और फिर से दूसरी उत्पादन खेती की जा सके, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए भी होता है। और जो क्रैक्स आते हैं, क्रिवाइसिस ऑन द रॉक्स, वो भी कैपिलरी की वजह से ही होता है। इंक को हम खींच सकते हैं, है ना, इंक वाली बॉटल जो होती है ना, उसमें से पता है हम चाइना पेन अगर यूज करते थे, जहाँ पे हम इंक को खींचना चाहते हैं, तो वो भी किसके वजह से होता है, इंक ऊपर कैसे आता है उस इंक पेन में, वो भी कैपिलरी के वजह से ही होता है। तो आई होप मैंने ये पूरा कवर किया है आपका, ये पूरा जितना भी कंसेप्ट है भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ये मैंने पूरा करा दिया है। अगले क्लास में मैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यू पॉसिबल हर टॉपिक के मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही बस करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। आपको ये अच्छे से लिखो अपनी नोटबुक में, और इसका नोट्स आप खुद बनाओ, ठीक है। इसका वेटेज कितना है, 2 मार्क्स है, लेकिन पढ़ना तो बहुत पड़ेगा ही भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। थैंक यू।